हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में आज का हमारा नया टॉपिक है स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। देखिए टॉपिक है स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। बेटा ये स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन जो है इसमें दो शब्द आते हैं बेटा। एक तो आता है स्टाइकियोन और मेट्रोन। इसमें स्टाइक्योमेट्रिक शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ है और ग्रीक भाषा में इसमें दो शब्द हैं। एक तो है स्टाइकियोन प्लस मेट्रोन। स्टाइक्योन का मतलब होता है तत्व और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी तत्व का मापन। अर्थात स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन में हम रासायनिक गणनाओं को करते हैं। अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ के मध्य मात्रात्मक संबंधों का निर्धारण यह कहलाता है आपका स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। अब इसमें हम द्रव्यमान आयतन की भी तुलना कर सकते हैं, यानी अभिकारक का द्रव्यमान हो उत्पाद का आयतन हो इसकी तुलना की जा सकती है, या अभिकारक का आयतन हो उत्पाद का द्रव्यमान हो उसकी तुलना हो सकती है। अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान हो दोनों की तुलना हो सकती है। अभिकारक भी आयतन के रूप में लिया जाए, उत्पाद भी आयतन के रूप में लिया जाए, यानी अपन कई प्रकार से ये तुलनाएं कर सकते हैं। आयतन के रूप में भी मापन किया जा सकता है और द्रव्यमान के रूप में भी मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन जो होता है, इस स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन के अंतर्गत हम मापन करते हैं। अभिकारक की मात्रा से उत्पाद की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं या उत्पाद की मात्रा के द्वारा अभिकारक की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है हमें दी गई अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण का निर्धारण करना। स्टाइक्योमेट्रिक मापन की पहली शर्त होती है, पहली और अति आवश्यक शर्त होती है कि हमें जो है जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न से संबंधित संतुलित समीकरण हमें बनाना पड़ेगा और उस संतुलित समीकरण के अंदर जिसके मध्य संबंध है उनकी मात्राओं को व्यक्त करते हुए हम संबंध का निर्धारण कर पाते हैं। तो ये बात बेटा मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए एक इसमें उदाहरण है, 14 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा को ज्ञात कीजिए। मैं आपको ये परिकलन जो है उदाहरण की सहायता से समझा रहा हूं। हमारा प्रश्न है एक 1.4 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात करो। 1.4 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा को ज्ञात करो, यह हमारा प्रश्न है। अब इसकी गणना हम किस प्रकार करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें मैथेन का दहन का समीकरण लिखना होगा। मैथेन के दहन का समीकरण लिखना होगा। मैथेन का इसको देखिए हल किस प्रकार होना है। मैथेन हो गया आपका CH4। दहन करने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। कार्बन का परिवर्तन हमेशा CO2 में। किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो जितना भी कार्बन है वो CO2 में बदलेगा और जितना भी हाइड्रोजन होता है वो आपका H2O में परिवर्तित होगा।
तो सबसे पहला काम, हमने जो भी हमारे को प्रश्न में दिया जाएगा उसका संतुलित समीकरण बनाना। मैथेन के दहन का हमने संतुलित समीकरण बनाया। मैथेन एक हाइड्रोकार्बन है, दहन कराने का अर्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। कार्बन ऑक्सीकृत होता है तो CO2 बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है तो जल बनता है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है संबंध किसके किसके मध्य में संबंध निकलवा रहा है, मैथेन की मात्रा और जल की मात्रा। मैथेन की मात्रा और जल की मात्रा का संबंध है, हमें अन्य मात्राओं पर ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जैसे समीकरण में इसकी मात्रा एक अणु दे रखी है, एक अणु, तो एक अणु का मतलब हुआ एक मोल। एक अणु को हम क्या मानते हुए इसको व्यक्त करेंगे, एक मोल मानते हुए व्यक्त करेंगे। जल के अणुओं की संख्या आ रही है 2 अणु, तो हम इसको मान लेंगे यहां पर 2 मोल। एक मोल से इसका क्या बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। अब बेटा मोल का अर्थ क्या होता है, मोल का अर्थ होता है ग्राम अणु भार। अपन मोल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मोल का अर्थ होता है ग्राम अणु भार। तो मैथेन का जो अणु भार है वो होता है 14। देखिए इस तरह से, मैथेन कार्बन का परमाणु भार 12, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 4 का परमाणु भार 4, 12 और 4 16। तो इस तरह से हमने यहां पर मैथेन के अणु भार का निर्धारण किया। और अपन ने 1 मोल का अर्थ पढ़ा हुआ है ग्राम अणु भार। अगर हम किसी पदार्थ के अणु भार को अगर हम किसी पदार्थ के अणु भार को ग्रामों में व्यक्त कर दें, अणु भार को ग्रामों में व्यक्त कर दें, तो ये कहलाता है ग्राम अणु भार। और ग्राम अणु भार बराबर होता है 1 मोल, यानी 16 ग्राम मैथेन बराबर हो जाएगा मैथेन का 1 मोल। अब हम देखते हैं पानी के लिए। पानी का अणु भार निकालिए। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन की संख्या है 2, 2 से गुणा हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, अणु भार निकल आया 18 U। तो मोलों की संख्या 2 है, तो इसलिए हो जाएगा ये 18 × 2 बराबर 36 ग्राम। एक मोल होता तो 18 ग्राम लिखते, लेकिन संतुलन में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हो जाएगा 36 ग्राम। इसका अर्थ ये निकला कि 16 ग्राम मैथेन से प्राप्त जल की मात्रा 36 ग्राम होगी। इस संबंध का अर्थ क्या निकल रहा है कि जब आप 16 ग्राम मैथेन का दहन कराएंगे तो प्राप्त होने वाले जल की मात्रा होगी 36 ग्राम। देखिए 16 ग्राम मैथेन दहन पर देता है 36 ग्राम जल। 16 ग्राम के दहन से बनेगा 36 ग्राम जल। तो 1 ग्राम से क्या होगा, 36/16 ग्राम। और हमारे प्रश्न के अनुसार मात्रा दे रखी है इसकी 1.4 ग्राम, यानी 16 ग्राम मैथेन से बना 36 ग्राम पानी। तो 1 ग्राम मैथेन से कितना बनेगा भाई, 36/16। हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 1.4 ग्राम मैथेन, तो इसलिए हो जाएगा यहां पर 36/16 × 1.4, 36/16 × 1.4। इसको आप हल कर लेंगे, दशमलव हट जाएगा। इसमें सात 5 35 5 बच गया 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31/10,
3.15 ग्राम। तो इस तरह से हमें 3.15 ग्राम जल की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ रासायनिक गणनाओं को करते हैं। ये आपका जो प्रश्न था द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध का प्रश्न था। इसका भी आपको द्रव्यमान दे रखा है और इसका भी द्रव्यमान आपसे ज्ञात करवाया। एक बार अपन दोबारा से इसको प्रश्न को देखें। आपको प्रश्न में दे रहा है 1.4 ग्राम मैथेन का आपने दहन कराया। तो 1.4 ग्राम मैथेन का दहन कराने पर बनने वाले पानी की मात्रा आपसे पूछी गई। सबसे पहला काम, जो भी आपका प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित रासायनिक क्रिया को लिखें। मैथेन का फॉर्मूला CH4, दहन कराना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करानी। मैथेन और ऑक्सीजन में क्रिया होगी। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन कराएंगे, कार्बन हमेशा CO2 में, हाइड्रोजन हमेशा H2O में चेंज होता है। फिर हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अब ये जो संतुलित समीकरण हमारे सामने है, अब संबंध मैथेन और जल का है। संबंध अगर मैथेन और जल का है तो हमें मैथेन और जल की मात्रा से ही मतलब है और किसी मात्रा से कोई मतलब नहीं। जैसे मैथेन का एक अणु है, हमने माना 1 मोल। जल के 2 अणु हैं, हमने माने 2 मोल। 1 हो तो 1 मोल, 2 हो तो 2 मोल, 10 हो तो 10 मोल। अब 1 मोल का अर्थ क्या होता है? 1 मोल का अर्थ होता है ग्राम अणु भार। यानी अणु भार को जब आप ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ये कहलाता है ग्राम अणु भार। और मैथेन का अणु भार होता है 16। तो 16 ग्राम मैथेन मतलब 1 मोल मैथेन। फिर पानी का अणु भार होता है 18 और 2 मोल पानी का अर्थ हो गया 36 ग्राम। तो इस संबंध का अर्थ ये निकला कि अगर आप 16 ग्राम मैथेन का दहन कराते हैं तो 16 ग्राम मैथेन जलने पर 36 ग्राम पानी उपलब्ध कराएगा। 16 ग्राम मैथेन जलने पर 36 ग्राम पानी देगा। यानी 16 ग्राम मैथेन दहन पर देता है 36 ग्राम पानी। तो 1 ग्राम के जलने पर हो जाएगा 36/16। और प्रश्न के अनुसार 1.4 ग्राम मैथेन का अगर आप दहन करा रहे हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 3.15 ग्राम पानी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए दूसरा उदाहरण है, मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। हमारा प्रश्न है मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। ये हमारा प्रश्न है। अब संबंध हमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है संबंध मैथेन की मात्रा और CO2 की मात्रा। अभी हमारे इससे पहले वाले उदाहरण में संबंध था मैथेन की मात्रा और पानी की मात्रा का। अब संबंध हमारा है मैथेन की मात्रा और CO2 की मात्रा का। तो समीकरण तो इसी प्रकार बन जाएगा, मैथेन दहन ऑक्सीजन से क्रिया CO2 प्लस जल। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान में देखना है अपने को। प्रश्न में पूछा है मैथेन के तो मोल और CO2 का द्रव्यमान। तो आप पहले तो मोल का संबंध देखो। इसका 1 मोल कह रहा है, मैथेन का 1 मोल कह रहा है, और CO2 का कितना हो जाएगा भाई? CO2 का भी 1 मोल, एक अणु मतलब 1 मोल। अब CO2 का अणुभार निकालेंगे पहले आप। CO2 का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 × 2, यह आ जाएगा 44 U।
यानी 1 मोल CO2 का मीनिंग हुआ 44 ग्राम। अणु भार को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए तो ग्राम में व्यक्त करने पर वो 1 मोल बन जाता है। तो 44 ग्राम CO2 का अर्थ हुआ 1 मोल। अब हमारा जो संबंध निकला वो संबंध क्या कहता है कि 1 मोल मैथेन का दहन होने पर 44 ग्राम CO2 बन रही है। या हम इसको यूं कहें कि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है बराबर 1 मोल मैथेन के दहन से। 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी 1 मोल मैथेन के दहन से। तो 1 ग्राम CO2 के आपको 1 ग्राम CO2 कैसे मिलेगी? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी बराबर 1 मोल मैथेन से। तो 1 ग्राम CO2 प्राप्त होगी आपका 1/44 से, 1/44 मोल से। और प्रश्न के अनुसार हमें CO2 की मात्रा क्या रखनी है? 22 ग्राम। 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी बराबर 1/44 इंटू 22। 22 दूनी 44, 1/2 मोल अर्थात 0.5 मोल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मैथेन की मात्रा और CO2 की मात्रा का संबंध जो है ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इसका अगला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक प्रश्न है, 10 ग्राम चूने का पत्थर गर्म करने पर HTP पर CO2 का कितना आयतन देगा? कितना आयतन देगा? अब इसको देखिए, सबसे पहला काम चूने के पत्थर का समीकरण अपने को बनाना पड़ेगा। हल किस प्रकार करेंगे हम? चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब आप इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये देता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये तो हो गया इसका संतुलित समीकरण। संतुलित है इस समय समीकरण आपका पूर्ण रूप से। अब हमारा प्रश्न जो है चूने के पत्थर और CO2 के आयतन के संबंध का प्रश्न है। यहां एक अणु 1 मोल, एक अणु 1 मोल। अब चूने के पत्थर का लिया गया द्रव्यमान, चूने के पत्थर का लिया गया द्रव्यमान और CO2 का लिया गया है आयतन। तो पहले तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट इसका अणुभार निकालेंगे। कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का भार 16 इंटू 3। तो 48 और 12 60 और 40 100। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार हो जाएगा यहां पर 100, अर्थात 1 मोल बराबर हो गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल बराबर हो जाएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और अब इसमें इसका तो हम क्या लेंगे? आयतन लेंगे। आयतन में 1 मोल गैस का NTP पर आयतन या HTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। आयतन का मान 22.4 लीटर। तो इसका अर्थ यह निकला संबंध का कि जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करोगे
तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 22.4 लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 22.4 लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। देखिए हल करने का तरीका, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त CO2 का आयतन 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त आयतन हो जाएगा 22.4 बटे 100, और हमें आवश्यकता है 10 ग्राम चूने के पत्थर की। 10 ग्राम चूने के पत्थर से प्राप्त आयतन की आवश्यकता है। तो 22.4 बटे 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर। ये आ जाएगा यहां पर 2.24। तो इस तरह से हम यहां पर 10 ग्राम चूने का पत्थर जब गर्म करते हैं तो 10 ग्राम चूने के पत्थर को गर्म करने पर 2.24 लीटर CO2 गैस हमको प्राप्त होती है। बेटा अगला प्रश्न है, 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर प्राप्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करो। हमारा प्रश्न ये कह रहा है 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है और 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को आपने गर्म किया, तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो कितनी मात्रा होगी, ये हमें प्रश्न के द्वारा निकालना है। हल करने में सबसे पहले आप इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये संतुलित समीकरण इसका अपने को आना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब संबंध किसका किसका है, पोटेशियम क्लोरेट का और ऑक्सीजन का। पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम दोनों के अनुभाग निकालते हैं। पोटेशियम क्लोरेट में पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो ये हो जाएगा 48 और 35.5 39 122.5, ये आ गया आपका 122.5 U, और 2 मोल है तो गुणा कर दिया हमने 2 से, यानी 0 5 4 2 245 ग्राम मात्रा हो गई है। अब ऑक्सीजन का अनुभाग 16 इंटू 2 32, और 3 अणु बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं, 6 9 ग्राम। तो इसका अर्थ ये हुआ 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट देता है, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट देता है बराबर 96 ग्राम ऑक्सीजन।
मतलब अगर हम 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 96 ग्राम। और अगर हम इसको 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो 96/245, और जब हम इसमें 10 ग्राम को गर्म करेंगे इंटू 10। तो इस तरह से जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमको जो है इसमें 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है, और ये मात्रा आपकी आएगी 3.92 ग्राम। 3.92 ग्राम। तो इस तरह से हमारे द्वारा प्रश्न हल किया गया। पोटेशियम क्लोराइड था, पोटेशियम क्लोराइड के विघटन से, ऊष्मीय अपघटन से ऑक्सीजन बनी। सबसे पहला काम हमने संतुलित समीकरण लिखा। पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार होता है 122.5, 2 अणु है, 2 से गुणा हो जाएगा 245। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, 3 अणु है, ये हो जाएगा आपका 96। इन मात्राओं को हमने लिया है ग्राम में। 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड देगा 96 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम देगा 96/245, और 10 ग्राम देगा आपका 3.92 ग्राम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रश्नों को या स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन के प्रश्नों को जो है यहाँ पर हल कर सकते हैं।